अनमोल ने उसे गले से लगाकर उसकी पीठ थपकी थी, जबकि आहद आंखों पर हाथ रखकर बेड के एक कोने पर लेट गया। अभी थोड़ी देर ही अनमोल ने उसकी कमर थपथपाई थी जब बच्चा नींद की आगोश में चला गया और उसके कंधे पर सर रखे सो गया। अनमोल ने आराम से उसे बेड पर लिटाया, पास पड़ी कुशन उसके बराबर में रखी थी और अपना भारी लहंगा संभालती बेड से उठकर ड्रेसिंग तक चली आई। चोर नज़रों से उसे देख रहा था वो, जो संगदिल बना बच्चे को अपने सीने से लगाए सोने की कोशिश कर रहा था। अनमोल ने आराम आराम से चूड़ियां उतारी थी, जिसकी खन खन की वजह से बच्चा बेचैन हो रहा था। उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज्वेलरी उतार कर वॉशरूम की तरफ रुख किया। इतना बड़ा धोखा, ये क्या किया मेरे साथ? मेरे साथ ही क्यों किया ये सब कुछ मेरे साथ? अनमोल ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे थे, कहीं उसके रोने की आवाज़ बाहर ना चली जाए, और दरवाजे के साथ बैठती चली गई। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी मामा आपको। आपने अपने बेटे के लिए मेरी कुर्बानी दे दी। अपने सर से दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था उसने। अब तो रोने की वजह से हिचकियां बंध गई थी उसकी, पर आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हुआ क्या है। उसने ऐसा तो नहीं सोचा था। हर लड़की के कितने ख्वाब, कितने अरमान होते हैं, और उसके साथ क्या हुआ? अनमोल के रोने की आवाज़ बुलंद हो गई थी। जब ही अपने दोनों हाथ कसकर मुंह पर रखे थे, वो नहीं चाहती थी कि उसके आंसू एक बेरहम के आगे बहें। अब तो उसे रोते रोते आधा घंटा हो गया था, पर उस सितमगर ने पलट कर देखा भी नहीं था। वो कहाँ है, कैसी है? वो रोते रोते भी थक गई थी। जब ही उठी और इतनी सर्दी में भी ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो गई थी। अंदर की आग थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सिसकियाँ भी थम सी गई थी। जब ही चेंज करके बाहर आई, ड्रेसिंग के सामने खड़े हुए नज़र अपनी आंखों पर गई, जो लाल अंगारा और सूजी सूजी सी हो रही थी। अब तो बाल सुलझाने की हिम्मत भी नहीं थी। जब ही अपने बाल दुपट्टे में लपेट कर एक साइड पर आकर बेड पर लेट गई, एक नज़र बच्चे को देखा था जो सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहा था। जब ही ब्लैंकेट बच्चे को ओढ़ाया और करवट बदलकर खुद भी आंखें बंद कर चुकी थी। कमरे में अभी थी हल्की रोशनी, शायद बच्चे की वजह से। ए लड़की, छोटा बच्चा कहाँ है? दीजान, जो बच्चों को एक नज़र देखने कमरे में आई थी, बच्चे को ना देखकर बोली, वो जी छोटे साहब आए थे, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया, और जब थोड़ी देर के बाद मैं कमरे में आई तो छोटा बच्चा नहीं था, सिर्फ अरहम बाबा थे। मोमिना नजरें नीचे किए बोली, ओफ, ये पुत्र भी ना। मैंने मना किया था अभी उसे बच्चों का पता ना चले, पर देखो आज ही बच्चे को ले गया उसके सामने। दीजान ने गुस्से से सर पर हाथ मारा था, जबकि मोमिना नीचे नजरें किए अपने दोनों हाथ बांधे दीजान की बातें सुन रही थी। ठीक है, तुम अरहम के साथ ही रहना और आज यहीं सो जाना। जी अम्मा, मोमिना ने हाँ में सर हिलाया था। दीजान अपना हुक्म सुनाकर कमरे से चली गई थी। अब उसे आहद की क्लास लेनी थी, जो आज के दिन बच्चे को अपने कमरे में ले गया था। ए उठो, देखो ये रो रहा है। आहत ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया था, पर वो नहीं उठी थी, शायद अभी सोई थी इसीलिए। अरे उठो, क्या हो गया? आवाज़ नहीं आ रही? उठो और इसे चुप कराओ। आहद ने ज़रा ज़ोर से उसे हिलाया था। जी, अभी अनमोल को सोए थोड़ी देर ही हुई थी जब आहद की आवाज़ पर फ़ौरन उठकर बैठी। क्या जी? देखो ये रो रहा है, भूख लगी है इसे, फीड करवाओ इसे। आहद रोते हुए बच्चे की तरफ देखता बोला। मैं कैसे कराऊं? अनमोल ने अपनी आंखें मसली। क्या कैसे कराऊं? ड्रेसिंग पर उसका फीडर पड़ा है, बना कर दो उसे। आहद गुस्से से देखता हुआ बोला, जो फजूल में नन्ही बन रही थी। पर वो मुझे नहीं बनाना आता फीडर। अनमोल नम आंखों से बोली। सच में उसे बनाना कहाँ आता था, और उस वक्त तो उसे नींद भी बहुत आ रही थी, दिन भर की थकी हुई सी थी। क्या मतलब बनानी नहीं आती? ये कौन सा मुश्किल काम है? फीडर उठाओ, थर्मस में गर्म पानी है, पानी को 3 औंस फीडर में डालो और 1 चम्मच दूध डालकर हिलाकर इसे दो। या कुछ और भी बताऊं? आहत जबड़े भींचता बच्चे को गोद में उठाता बोला, जो भूख की वजह से मजीद रोने लगा था। अनमोल आंसू जब्त करती बेड से उठी थी, और जैसा जैसा उसने बताया वैसे ही फीडर बनाया। फिर फीडर पिलाया और थोड़ा सा दूध हाथ पर गिराकर चेक किया कि ज़्यादा गर्म तो नहीं कहीं।
बेड पर आकर आलती पालती मार कर बैठी, बच्चे को उसकी गोद से लेकर अपनी गोद में लिटाया और नजरें नीची किए बच्चे को फीड कराने लगी, जबकि आहद जो अब फिर से लेटने लगा था, बच्चे को बुरी तरह खांसते देखकर घबरा कर उठा था और बच्चे को उसकी गोद से झपट कर छीना था। पागल, अक्ल भी है? ऐसे पिलाते हैं फीडर? उसने बच्चे के सर पर फूंक मारी थी। तो कैसे पिलाते हैं? अनमोल बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते बोली। आराम आराम से पिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा, ध्यान रखना, अब ख्याल से पिलाओ। और उफ, दीजान ने किसके सर बांध दिया है मुझे। आहद मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता तकिए को अपने मुंह पर रखकर फिर से सोया था। सुना तो मुझे ऐसे रहे हैं जैसे मैं पिछले जन्म में पता नहीं कितने बच्चे पाल चुकी हूँ, जो मुझे अब इनका ख्याल नहीं आ रहा रखना। अनमोल दिल में सोचती फिर से उसे दूध पिलाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग भी हिला रही थी, जिसकी वजह से बच्चा जल्द ही सो गया था। वो अपनी फीडर भी ख़त्म कर चुका था। जब भी उसे आराम से लिटाकर एक नज़र घड़ी पर डाली जो सुबह के 6 बजा रही थी, अब दिल से बस एक ही दुआ निकली थी कि अब ना उठेगे और वो भी थोड़ी देर सो जाए। समीर की आंख खुली, नज़र घड़ी पर पड़ी जो सुबह के 9 बजा रही थी, फिर नज़र अपने साथ लेटे वजूद पर पड़ी जो उसके सीने पर सर रखे मीठी नींद सो रही थी। गुड मॉर्निंग जान, समीर उसके कान के पास झुकता हुआ बोला। अस्सलामुअलैकुम मामा बाबा। सज्जल और समीर कमरे से बाहर आए थे जब सामने ही सोफे पर सब बैठे थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ नाश्ता कर लो, और वैसे भी अभी अम्मा जी की कॉल आई है कि वो आ रही हैं, अभी नाश्ता ना करें। हम आ रहे हैं नाश्ता लेकर, अब तो टाइम हो गया है, आते ही होंगे। हिना मुस्कुराती हुई सज्जल का माथा चूमती उसे सोफे पर बिठाकर समीर से बोली, पर मामा आप लोग भी तो जाएंगे ना नाश्ता लेकर? हाँ बेटा जाएंगे हम भी, वो लोग आ जाएं फिर चले जाएंगे, हिना कहती किचन में गई थी जब मेहमानों की आवाज़ आई। लगता है आ गए। हिना चाय चूल्हे पर चढ़ाती बाहर आई थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? बस आप दोनों ही आए हैं? हिना सर पर दुपट्टा सही करती नसीमा से बोली, जो उनके हाथ में कई शॉपर दे रही थी। जी बस मैं और यही आ गए, हम तो अनमोल को भी लेकर आ रहे थे, पर आपने बोला हम खुद आएंगे। जब ही अम्मा जान ने ज़मीर और मुझे भेज दिया। नसीमा उन्हें बताती समीर के सर पर हाथ रखती सजल को गले लगाने लगी, जबकि ज़मीर साहब ने भी मोहब्बत से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दामाद और ताहिर साहब के साथ बैठ गए। नसीमा अपनी बेटी से बातें कर रही थी जब भी हिना बेगम सोनिया को इशारे से बुलाकर किचन में गईं। अब उन्हें उनके साथ मिलकर नाश्ता लगवाना था। सोनिया ने उनका बहुत साथ दिया था, एक बेटी की तरह हर काम में हाथ बटाया था। नाश्ता लगाने से नाश्ता उठाने तक ज़्यादातर सोनिया ने ही काम किया था। सब नाश्ता कर चुके थे। जाओ बेटा, समीर से इजाज़त लेकर आ जाओ, फिर चलना हमारे साथ। नसीमा उसे ऐसे ही उनके साथ जाते देखकर उनके कान के पास झुककर बोली, जो बिना किसी से पूछे सीधा उन लोगों के साथ जा रही थी, जबकि उसकी जल्दबाजी पर हिना और ताहिर हंसे थे। सजल उंगलियां मरोड़ती कमरे में गई थी क्योंकि समीर नाश्ता करते ही कमरे में चला गया था। वो मैं जाऊं? सजल कंफ्यूज सी बोली। जाना ज़रूरी है क्या? समीर उसे देखकर बोला। जी हाँ कहती ज़ुबान दांतों तले दबा चुकी थी, जबकि उसकी हरकत पर समीर हंसा था। चली जाना, पहले ये शॉल पहनो। समीर बेड पर पड़ी शॉल की तरफ देखते बोला। मैं कैसे पहनूं, ये मुझसे नहीं संभल रहा। सजल ने दुपट्टे की तरफ इशारा किया। अब तुम्हें ये सब संभालना होगा, क्योंकि आज से तुम समीर अहमद की इज्जत हो। समीर ने उसके सर पर दुपट्टा करके शॉल उसके शानों पर डाली थी और उसके माथे पर अपने लब रखे। और ये लो जान। सजल को जाता देख समीर ने रोका। जी। सजल पीछे मुड़ी थी जब समीर ने 1000 उसके हाथ पर रखा, जिसे सजल ने खामोशी से थाम लिया। उन लोगों के जाते वक्त हिना ने मिठाई का डब्बा सजल को दिया था और खुद जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को लेने जाना था। अनमोल की आंख सुबह 9 बजे खुली। करवट बदल कर देखा पर वो नहीं था। हाँ, बच्चा ज़रूर उसके बराबर सो रहा था। उफ, इतना टाइम हो गया। अनमोल जल्दी से उठी थी और बच्चे पर ब्लैंकेट सही करती अलमारी से अपने कपड़े निकाले थे जो बिल्कुल आगे ही रखे थे। जल्दी से उन्हें लेती वॉशरूम में बंद हुई थी। फ्रेश होकर बाहर आई, देखा तो वो बेड पर बैठा बच्चे के साथ खेल रहा था। वो उसके बोलने पर खिलखिलाता, अपने छोटे छोटे हाथ पैर हिलाता उसे जवाब दे रहा था। उसे देखती वो बेड से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ती ड्रेसिंग तक आई थी। पहले इसका डायपर चेंज करो, फिर अपने बाल बना लेना। आहद उसे देखता बोला, जो कंघा हाथ में लिए बाल सुलझाने की तैयारी कर रही थी। अनमोल ने बेबसी से अपने लब कुचले।
کیا لڑکی کی شادی کی پہلی صبح ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بچے کے پیمپر چینج کرے، ساری رات اس کا خیال رکھے، ساری زندگی تو صحیح لیکن پہلے دن بھی، وہ بھی اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے؟ انمول کنگھا وہیں رکھتی بیڈ تک آئی۔ آہد اسے اگنور کر کے پیچھے ہوا اور بیڈ پر بیٹھا موبائل یوز کرنے لگا۔ انمول نے اتنی مشکل سے اس کا ڈائپر چینج کرایا تھا، جو مسلسل اپنے ہاتھ پیر چلا رہا تھا اور اسے دیکھتا ہنس رہا تھا۔ خود بھی اپنے بابا کی طرح مجھے تنگ کر کے ہنس رہے ہو، انمول منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اٹھی۔ اب اسے واش روم کا رخ پھر دوبارہ کرنا تھا، کیونکہ اس کے خود کے کپڑے بھی گندے ہو گئے تھے۔ کہاں آتا تھا اسے یہ سب، پہلی بار ہی تو کر رہی تھی۔ انمول پھر سے چینج کر کے آئی تھی۔ اب اسے اپنے بال سلجھانے تھے، جو اس دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا، کیونکہ رات کو بھی اس نے نہیں سلجھائے تھے، ایسے ہی سو گئی تھی۔ اب اور بھی زیادہ الجھ گئے تھے، جبھی آرام آرام سے سلجھا رہی تھی اور سلجھنے کی بجائے مزید الجھ رہے تھے وہ۔ آہد جو موبائل پر سے نظریں اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھ لیتا، انمول کو پچھلے 15 منٹ سے ایسے کرتا دیکھ بیڈ سے اٹھا تھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ انمول اسے قریب آتا دیکھ کر گھبرائی تھی۔ بچہ منہ میں ٹوائے لیے کھیل رہا تھا اور کمرے میں اس کے کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ آہد نے اس کے ہاتھ سے برش لیا اور خود آہستہ آہستہ اس کے بال سلجھانے لگا، جبکہ انمول دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں نیچے کیے انگلیاں مروڑنے لگی۔ کبھی درد سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتی جب اس کے بال ٹوٹتے۔ آہد اس کے بال سلجھاتا، برش ڈریسنگ پر رکھتا، حیرت سے اس کے بال دیکھنے لگا جو کمر تک جھول رہے تھے، ورنہ ہانیہ کے بال مشکل سے ہی کندھے تک آتے تھے۔ نہ جانے کیوں دل میں خواہش ابھری تھی کہ اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارے، جبکہ انمول چیئر سے کھڑی ہوئی تھی کہ ایک دم انمول کے بال آہد کے منہ پر لگے۔ آہد نے گہرا سانس لے کر ان کی خوشبو اپنے اندر تک اتاری تھی۔ وہ ایک دم گھبرائی کہ وہ اب نہ جانے کیا کرے گا، پر یہاں تو کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ ہاں، پر اس کی سانس اپنی گردن پر محسوس کرتے انمول شرم سے سرخ ہوتی، کیچر میں اپنے بال قید کر چکی تھی۔ وہ جلدی سے پنک لپسٹک اٹھا کر لگانے لگی۔ آہد خود کو سلواتیں سناتا جلدی سے پیچھے ہوا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ ایک دم وہ بیڈ پر کھیلتے بچے کو اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا، جبکہ اس کے پیچھے انمول بھی دوپٹہ درست کرتی باہر آئی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ حنا بیگم نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ انمول کا اترا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکی اور آہد کی گود میں بچے کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ ابھی سونیا اور سمیر کے ساتھ ناشتہ لے کر آئی تھی، جبکہ سجل بھی وہیں دی جان کے برابر میں بیٹھی جھجکتی نظروں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ بابا ارحم بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور آہد کی ٹانگوں سے لپٹا جب آہد نے اسے اٹھا کر گود میں لیا اور اس کے گالوں کو چوما تھا۔ لاؤنج میں ایک دم سے خاموشی چھائی تھی، کیونکہ سمیر، سونیا، حنا اور انمول حیرت سے اس بچے کو دیکھنے لگے، جبکہ نسیمہ اور ضمیر نے شرمندہ نظروں سے دی جان کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی نوکرانی کو گھور رہی تھی۔ بابا یہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہی تھی، میں کب سے بول رہا تھا، اب میں باتھ روم آ گیا تھا۔ ارحم آہد کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتا اسے اپنی طرف متوجہ کراتا بولا، جو انمول کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور کئی آنسو دیکھ کر بے بس ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے اماں جی؟ کیا آہد بچے کی شادی ہوئی ہے؟ حنا بیگم اپنی بیٹی کو گلے لگاتے بولی، جو ان کے آغوش میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اب طلاق ہو گئی۔ دی جان سکون سے پوری بات انہیں بتانے لگی جیسے کوئی عام بات ہو، جبکہ سمیر نے غصے سے سجل کو گھورا تھا، جو اس کے گھورنے پر نظریں نیچی کر چکی تھی۔ انمول چپ ہو جاؤ، سونیا نے اسے گلے سے لگایا تھا، جبکہ اب اس کی سسکیاں بند گئی تھی۔ بیٹا اسے کمرے میں لے جاؤ تم، حنا انمول کو دیکھتی ہوئی بولی، جو اپنی ماں کو دیکھ کر بکھر گئی تھی۔ سمیر جبڑے بھینچتا گھر سے باہر نکلا تھا، پیچھے سجل بھاگی تھی، جو سمیر کو غصے سے گھر سے نکلتے دیکھ گھبرا سی گئی تھی۔ اماں جی یہ سب کیا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ؟ حنا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر۔ ہم نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، بچے تو ہیں، ویسے بھی میرے پتر کی شادی ہوئی تھی، وہ کوئی بوڑھا تھوڑی ہے۔ دی جان سجل کو سمیر کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر بولی، جبکہ ضمیر اور نسیمہ نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ وہ بول رہے تھے سب سچ بتا دو، پر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ آہد بچوں کو لے کر ناشتہ کرانے جا چکا تھا۔ اگر آپ سچ بتا دیتی تو ہمیں خوشی ہوتی، اور ہو سکتا ہے ہم اپنی بیٹی دے بھی دیتے آپ کو۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا، چلو اب ناشتہ کرو، بچے بھوکے ہیں۔ آپ نے ہماری غریبی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، پر آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔
हिना बेगम सोफे से उठी थी और नसीमा बेगम को एक नज़र देखकर बेटी के पास गई। समीर, आप कहाँ जा रहे हैं? सजल भाग कर बाहर आई तो वो बाइक स्टार्ट कर रहा था। समीर बिना जवाब दिए बाइक स्टार्ट कर चुका था। मैं भी जाऊंगी आपके साथ। सजल उसके सामने आकर बैठने लगी। जब समीर ने बाइक आगे बढ़ाई थी, साफ मतलब था कि वो लेकर नहीं जाना चाहता था उसे। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब के सजल की आंखें नम हुई थी। क्या बात करूं मैं तुमसे? बोलो। तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं थी मुझसे। समीर कड़क लहजे में बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे सच में मोहब्बत करती हूँ। सजल बेबस हुई। झूठ। तुम्हें सिर्फ अपने भाई के बच्चों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, जो तुम्हें मेरी बहन में दिखी। क्योंकि हम गरीब हैं ना, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। समीर गुस्से से चीखा। नहीं, प्लीज़, ऐसा नहीं है। दीजान को अनमोल पसंद आई थी तो तुम तो बच्चों का बता सकती थी ना। समीर ने उसे घूरा। दीजान ने मुझे कसम दी थी कि अगर मैंने आपको बच्चों का बताया तो वो मेरी शादी नहीं करने देंगी आपसे। वाह, तो तुम खुद गर्ज बन गई। अब यहीं रहो, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा और ना ही मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा अपने। समीर ने कहते साथ बाइक स्टार्ट की थी और बिना उसे देखे आगे बढ़ चुका था। समीर, मैं भी जाऊंगी। समीर, मुझे छोड़कर मत जाओ। सजल जमीन पर बैठती चली गई। अनमोल, मेरी बच्ची। हिना बेगम कमरे में आई थी जब अनमोल सोनिया के साथ बेड पर बैठी रो रही थी। हिना बेगम चलते हुए उसके करीब आई। मामा। अनमोल उठकर उनके गले लगी। दुपट्टा जो उसके कंधों पर झूल रहा था अपनी नाकदरी पर फर्श पर गिरा। खामोश हो जाओ मेरी जान, सब्र रखो, सब्र रखो मेरी बच्ची। तुम तो बहुत हौसले वाली साबिर बेटी हो ना। हिना ने उसके दोनों गाल साफ किए। मामा, इन लोगों ने धोखा दिया है हमें, इतना बड़ा धोखा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं क्या करूं मामा? अनमोल की रोते रोते सिसकियां बंधी थी। सोनिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चुप हो जाओ मेरी जान, तुम तो अच्छी बेटी हो ना। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ना कुछ कर सकते हैं। आज तुम्हारे भाई का वलीमा हो जाए, फिर देखते हैं। हिना ने उसे कपकपाते वजूद के साथ बेड पर बिठाया तो सोनिया ने टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी डालकर अनमोल को दिया था। आज वलीमा हो जाए, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा हमें कबूल है। वैसे भी अगर आज तुम्हें लेकर गए तो दुनिया 100 बातें बनाएगी। हिना बेगम ने उसे समझाना चाहा। अनमोल, सही कह रही हैं आंटी, अभी तुम यहीं रहो, दो तीन दिन गुजर जाएं, फिर देखेंगे। ठीक है ना? सोनिया ने ग्लास वापस लेकर टेबल पर रखा था। ख्याल रखना अपना, रात को वक्त पर आ जाना। हिना उसके माथे पर होंठ रखते सोनिया से मुखातिब होकर बोली। बेटा बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा, हिना कहती कमरे से बाहर आई थी। वो जानती थी कि अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकती तो उनकी बेटी मज़ीद बिखर जाती। जो भी था, ख्वाब टूटना आसान नहीं होता और उसके तो ख्वाब ही नहीं टूटे थे, उसके साथ धोखा भी हुआ था। मेरी जानू, ख्याल रखना अपना, परेशान ना हो, डटकर मुकाबला करो। बताओ सबको कि तुम सोनिया की दोस्त हो। सोनिया उसके दोनों गालों को खींचती, आंख मारती, उसका हौसला बुलंद कर गई थी। सजल बेटा, आप हमारे साथ चलो, आपको 3 बजे पार्लर जाना है, वैसे भी अभी 1 बज रहा है। हिना कमरे से बाहर आई तो सजल को बाहर से बिखरी हालत में आता देखकर बोली। ऐसे कैसे सजल को लेकर जा रही हो? इसे तो समीर लेने आएगा ना, कह कर गया है वो। दीजान जांचती नज़रों से सजल को देखते बोली। प्लीज़ दीजान, आप खामोश हो जाइए। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इस सब में कसूरवार आप ही हैं। अगर मेरे रिश्ते को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को जान से मार लूँगी। सुना आपने? सजल कहते हुए गुस्से से अपने कमरे से शॉल लाई थी। चले अम्मी, सजल खुद को शॉल से ढांपती हिना से बोली, जो सोनिया के साथ उसके इंतज़ार में थी। आप लोग किस तरह जाएंगे? समीर तो चला गया, ड्राइवर छोड़ आएगा आपको। नसीमा उन लोगों को जाता देखकर बोली। नहीं, रहने दें, हम रिक्शे से चले जाएंगे, हिना कहती बाहर आई थी। उनके पीछे सोनिया और सजल भी आई थी। नसीमा ने बेबसी से दीजान को देखा था, जिनकी वजह से उनकी बेटी की ज़िंदगी में इतने मसले हो गए थे। उन्हें अब अनमोल को देखना था, जिसने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया था। सजल घर आई पर समीर घर पर नहीं था। उसे आए अब इतनी देर हो गई थी, अब तो 3 बजने वाले थे। उसे पार्लर जाना था, वो सब सामान भी रख चुकी थी पर वो नहीं आया था। हिना बेगम ने उसे इतनी कॉल्स की मगर वो कॉल ही नहीं पिक कर रहा था। वो भी उसे कॉल कर रही थी
کیا مصیبت ہے، بچی پارلر کے لیے بیٹھی ہے اور اب یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شادی کا شوق تھا بس، فرائض نبھانے نہیں آ رہے۔ ہنا اب تنگ آ گئی تھی اور ابھی غصے سے موبائل رکھنے لگی تھی جب گھر کا موبائل بجا۔ جی بولیں امی۔ کیا بولیں امی؟ گھر آؤ، بچی پارلر جانے کے لیے بیٹھی ہے اور خود پتہ نہیں کہاں جا کر بیٹھے ہو۔ ہنا غصے سے بولی، امی میں مصروف ہوں، آپ ایان کو بول دیں وہ چھوڑ آئے گا۔ سمیر نے کہتے ساتھ ہی کال کٹ کر دی۔ ارے بیٹا، ہنا پریشان ہوئی تھی،